योगेश नर्सिंग लेक्चरर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पैथोलॉजी में टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग की यहाँ पर 4 स्टेजेस है: हीमोस्टेसिस, इन्फ्लामेशन, प्रोलिफेरेशन एंड रिमॉडलिंग। इन चारों स्टेज को हम वन बाय वन डीप एंड डिटेल स्टडी करेंगे। लेट्स सी। टॉपिक रहेगा स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग। 4 स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग की 4 स्टेजेस रहने वाली है साथियों। फर्स्ट है हीमोस्टेसिस, जिसका मतलब है कि यहाँ पर क्या होता है, कोएगुलेशन, यानी कि यहाँ पर हीमोस्टेसिस में ब्लड जो फ्लो कर रहा है, यानी कि जो ब्लीडिंग हो रही है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, इसके अंदर स्टॉप हो जाती है। सेकंड स्टेज जो रहने वाली है इन्फ्लामेशन, डेस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड रिमूव डेब्रिस, यानी कि अब इस सेकंड स्टेज में क्या होता है कि हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण बैक्टीरिया डेस्ट्रॉय हो जाता है और जितने भी डेब्रिस टिश्यू है, जितने भी डेड टिश्यूज है, वो सब यहाँ पर रिमूव हो जाता है। थर्ड स्टेज प्रोलिफेरेशन। इस स्टेज के अंदर रहने वाला है फिल्स एंड कवर्स द वुंड, यानी कि अब यहाँ पर इस स्टेज में क्या होता है कि जो वुंड है वो फिलअप होता है और उसके बाद प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे वो जो वुंड है वो कवर अप हो जाता है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेज, दैट इज मैच्योरेशन। टिश्यू गेन स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो टिश्यू होते हैं इस फेज के अंदर, जो टिश्यू है वो अपनी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को हासिल कर लेते हैं। वुंड हीलिंग कैन प्रोग्रेस बैकवर्ड और फॉरवर्ड डिपेंडिंग ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल पेशेंट कंडीशन। यहाँ पर पेशेंट की कंडीशन के आधार पे, पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए, पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड होता है कि पेशेंट को इंटरनली वुंड है या एक्सटर्नली वुंड है। उसके आधार पे वुंड हील होता है आगे की तरफ और पीछे की तरफ। दैट इज़ द मैच्योरेशन। अब हम इसको वन बाय वन फिर से डीप स्टडी करेंगे इन वुंड हीलिंग की स्टेजेस के बारे में। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या एक हैंड है अपना, और हैंड पर एक माइनर इंजरी है, यानी कि यहाँ पर ओपन वुंड है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि वुंड हीलिंग की 4 स्टेजेस है। पहली स्टेज है हीमोस्टेसिस, सेकंड स्टेज है इन्फ्लामेशन, थर्ड स्टेज है प्रोलिफेरेशन, फोर्थ स्टेज है दैट इज मैच्योरेशन। तो पहली स्टेज में क्या हुआ कि यहाँ पर स्किन कट चुकी है, डीप पेनिट्रेशन हुआ है, जिसमें ब्लड वेसल्स तक क्या हुई है, इंजरी हुई है, टिश्यूज तो इन्वॉल्व है, ब्लड सप्लाई भी इन्वॉल्व है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्लड वेसल्स से प्लेटलेट निकलती है और उस इंजर साइड पे वुंड पे क्या क्या होती है, एडहेर हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, कोगुलेशन होता है और ब्लड सप्लाई रुक जाती है। नेक्स्ट सेकंड स्टेज इन्फ्लामेशन। तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, उसके कारण हमारे जो भी डेविस टिश्यूज़ है और जो भी बैक्टीरिया है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है थ्रू द डिफेंस एंड क्लीन अप, रिपेयरिंग एंड डैमेज। थर्ड स्टेज जो है वो क्या है, प्रोलिफेरेशन, जिसके अंदर क्या होता है, नए नए टिश्यूज़ की ग्रोथ एंड रिपेयरिंग होती है, ग्रोथ एंड प्रोलिफेरेशन होता है। फोर्थ स्टेज दैट इज मैच्योरेशन। इसके अंदर जो टिश्यूज़ है उनकी रिपेयर होती है, जिसके कारण वो स्ट्रेंथ उनको एक्वायर हो जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी उनको गेन हो जाती है। आइए अब हम देखते हैं इनको और थोड़ा सा डीप। फर्स्ट स्टेज दैट इज हीमोस्टेसिस। यहाँ पर क्या है कि इंजरी हुई है, इंजरी के कारण यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ब्लड वेसल्स भी यहाँ पर डैमेज हो गई है। यहाँ पर ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। ओके साथियों, अब यहाँ पर क्या हुआ, ब्लड वेसल्स में क्या हो गई, इंजरी हो गई। अब इंजरी हुई है तो यहाँ पर आप और देख पा रहे हैं, प्लेटलेट भी देख रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होती है। इंजर्ड साइट पे क्या होती है, प्लेटलेट आके यहाँ पर जुड़ने लग जाती है, प्लेटलेट की क्या होती है, प्लग फॉर्मेशन होने लग जाता है। थर्ड स्टेज के अंदर आप देखेंगे अब क्लोट फॉर्मेशन हो चुकी है जो इंजर्ड साइट है। ओके, फिब्रिन बैंड बन चुका है, ब्लड क्लोट हो चुका है। अब यहाँ से जो ब्लड है वो यहाँ से आउट नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के इस स्टेज के अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग को स्टॉप करना होता है। तो यहाँ पर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। ए ब्रीफ पीरियड ऑफ वैजोकॉन्स्ट्रिक्शन एज एन अटेम्प्ट टू स्टॉप द ब्लीडिंग। इस फेज के अंदर जब इंजरी हुई है उस पीरियड से लेके ब्लीडिंग रुकने तक, तो मेन रोल ये होता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, यानी कि वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा उसी के साथ ही ब्लीडिंग क्या हो जाती है, यहाँ पर स्टॉप हो जाती है। बिगिंस एट द ऑनसेट ऑफ इंजरी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू स्टॉप ब्लीडिंग। ये जो फेज है शुरू होती है इंजरी के दौरान। इंजरी के बाद ये फेज स्टार्ट हो जाती है और इस फेज का जो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ब्लीडिंग को रोकना। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट टू रेस्ट्रिक्ट द ब्लड फ्लो।
अब यहाँ पर क्या होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, और जैसे ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगा ब्लड फ्लो भी क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अगर ब्लड वेसल्स यहाँ पर क्या हो जाए, डायलेट हो जाए, ओके, तो डायलेट हो जाएगी तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, और ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो ब्लीडिंग नहीं रुक पाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जिसके कारण ब्लड फ्लो का क्या हो जाता है, रेस्ट्रिक्शन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, प्लेटलेट स्टिक टुगेदर एंड adhere to subendothelial surface of epithelial wall of blood vessels in order to seal the break। जहाँ पर कट लगा हुआ है, जहाँ पर इंजरी हुई है, ओके, वो उस साइड पे, दूसरी बात मैं कहूँ तो ब्लड वेसल्स एंडोथेलियल टिश्यूज़ की बनी हुई होती है, ओके, इसकी सरफेस अंदर वाली सरफेस पे एंडोथेलियल सरफेस पे एंडोथेलियल वॉल पे क्या होता है, प्लेटलेट का आपस में स्टिक होना, आपस में जुड़ना, ओके। तो अब ये जुड़ती क्यों है, ताकि जो ब्रेक हो रहा है वो क्या हो जाए, सील हो जाए, तो वहाँ से ब्लीडिंग क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। आफ्टर दिस फर्स्ट फिब्रिन बैंड आफ्टर दिस फर्स्ट फिब्रिन स्ट्रैंड बिगिंस टू एडहेयर इन अबाउट 60 सेकेंड। इसके बाद क्या होता है कि फिब्रिन बैंड या फिब्रिन स्टैंड बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ओके। और ये कब तक बन जाते हैं, जब इंजरी हुई है उसके 60 सेकंड में ये फिब्रिन स्टैंड बन जाते हैं, और फिब्रिन स्टैंड बन के, फिब्रिन बैंड बन के वो आपस में चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ओके। एज दिस या एज द फिब्रिन मैस बिगिन, उसके बाद क्या होता है, फिब्रिन लेयर बन जाती है, बनना शुरू हो जाती है। ब्लड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लिक्विड टू जेल थ्रू कोएगुलेशन। अब ब्लड जो है, ओके, ब्लड जो है वो ट्रांसफर होता है, जो फिब्रिन मैस जो बना हुआ है, यानी कि जो भी इंजरी हुई है यहाँ पर क्या होता है, फिब्रिन मैस बनने लग जाता है, ओके। अब ये फिब्रिन मैस जो है वो कैसा होता है, वीक होता है, तो यहाँ से ब्लड जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसफर होने लग जाता है। टोटली ब्लड सेल्स तो आउट नहीं होती है, बट जो ब्लड की कंसिस्टेंसी होती है वो कैसी होती है, लिक्विड टू जेल, यानी कि जेल लाइक फॉर्म इधर से हल्की हल्की निकलने लग जाती है थ्रू द कोगुलेशन। सेकंड जो स्टेप्स है, स्टेज है, दैट इज इन्फ्लामेटरी फेज। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे डायग्राम के अंदर कि एक क्या है, इंजरी है यहाँ पर, ओके, क्या है यहाँ पर, इंजरी है। इंजरी में आप और भी देख पा रहे होंगे कि फाइब्रोब्लास्ट हो रहा है यहाँ पर, ओके, मैक्रोफेज हो रहा है, और ब्लड वेसल्स देखने को आपको मिल रही होंगी। तो कुल मिला के इस फेज में क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, क्या है, इम्यून सिस्टम है, वो क्या हो जाता है, यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होता है तो जो भी इन्फ्लाम सेल है, जो भी इन्फेक्टेड बैक्टीरिया पैथोजेंस है, वो क्या हो जाते हैं, ये इसके इम्यून सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि डिफेंस स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर इंजरी एंड लास्ट फॉर 2 to 6 आवर। ये जो फेज है इंजरी के बाद इमीडिएटली, यानी कि जस्ट इंजरी, क्या होता है, ये फेज स्टार्ट हो जाती है, और कब तक रहती है, 2 से 6 घंटे तक ये फेज चलती है, इन्फ्लामेटरी फेज। इंजर्ड ब्लड वेसल्स लीक ट्रांसुडेट। अब जो ब्लड वेसल्स इंजर्ड है, ओके, वहाँ से क्या होता है, ट्रांसुडेट यानी कि फ्लूइड लीक होता है, ओके। इस ट्रांसुडेट के अंदर क्या होता है, न्यूट्रोफिल होती है, वाटर होता है, साल्ट होता है, एंड प्रोटीन होता है, जिसके कारण क्या होगा, एंड कोज लोकलाइज एडिमा। जो इंजर्ड साइट है वहाँ पर अब क्या देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिल जाएगा, यानी कि स्वेलिंग देखने को मिल जाएगी, जिसके कारण क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, क्योंकि यहाँ से फ्लूइड निकल के जो इंजर्ड साइट है वहाँ पर जा रही है, यानी कि इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट से एक्स्ट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट फ्लूइड क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर क्या देखने को मिली है, स्वेलिंग देखने को मिली है, और कैपिलरी परमेबिलिटी जो है वो बढ़ चुकी है, ब्लड फ्लो क्या हो चुका है, यहाँ पर बढ़ चुका है। कहाँ पर, एट द साइट ऑफ इंजरी, ओके। असिस्ट फैगोसाइटोसिस, यहाँ पर फ्लूइड जा रहा है, कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ रही है, ब्लड फ्लो बढ़ रही है, और जिसके कारण हमें मदद मिलती है यहाँ पर फैगोसाइटोसिस में, क्योंकि यहाँ पर WBCs क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रिलीज होती है, और WBC क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। जितने ज़्यादा मैच्योर WBC होंगे उतना ज़्यादा इम्यून सिस्टम बनेगा अपना। ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज के दौरान डैमेज सेल, पैथोजेंस एंड बैक्टीरिया आर रिमूव फ्रॉम वुंड एरिया। जो भी वुंड एरिया है, जो भी इंजर्ड साइट है, वहाँ पर क्या होते हैं, डैमेज सेल्स होती है, कुछ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, और इस फेज के दौरान ये सब क्या हो जाते हैं, यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। स्वेलिंग, रेडनेस एंड पेन इन द इंजर्ड या अफेक्टेड एरिया आर कॉमन इन दिस फेज। इन्फ्लामेटरी फेज के अंदर
जो इंजर्ड साइट है, जो भी अफेक्टेड एरिया है, वहाँ पर ये सब कॉमन देखे जाते हैं। रेडनेस, पेन, स्वेलिंग और वार्मथ जो कि कॉमन होते हैं उस इंजर्ड अफेक्टेड एरिया में। थर्ड स्टेज है दैट इज प्रोलिफेरेशन फेज। इसके अंदर क्या होता है, ग्रोथ एंड प्रोलिफेरेशन होता है टिश्यूज का। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डायग्राम, एक स्किन लेयर है, ओके, ये ब्लड वेसल्स है, ये एडिपोज टिश्यूज है, और ये क्या है, इंजर्ड साइट है। इंजर्ड साइट है तो यहाँ पर क्या होता है, जो टिश्यूज है, नए नए टिश्यूज की ग्रोथ होती है, प्रोलिफेरेशन होता है, उसके अंदर बदलाव होता है, जिसके कारण वो जो साइट है वो हमें कैसी अपीयर होती है, रेड अपीयर होती है, और वहाँ पर क्या होता है, स्कार फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, स्कार फॉर्मेशन हो जाता है। दिस स्टेज हैज़ 3 डिस्टिंक्ट फेजेज। इस स्टेज के अंदर, कौन सी, प्रोलिफेरेशन स्टेज के अंदर 3 विशेष फेज होती हैं यहाँ पर। ओके, पहली फेज क्या है, फिलिंग द वुंड, जो भी वुंड है उसको फिलअप करना। सेकंड पॉइंट यहाँ पर, सेकंड जो फेज रहने वाली है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वुंड मार्जिन, जो भी वुंड है, ओके, जो भी क्या है, वुंड है, ओके, अब इसके जो मार्जिन है एक सरफेस से दूसरे सरफेस, तो यहाँ पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है। कॉन्ट्रैक्शन होना यानी कि यहाँ पर ज़्यादा टिश्यूज़ की ग्रोथ होने लग जाती है। कवरिंग द वुंड, अब जो वुंड है वो क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे कवर होने लग जाता है, यानी कि हील होने लग जाता है। कवरिंग द वुंड, वुंड को कवर कौन करता है, एपिथेलियलाइजेशन, यानी कि नई नई एपिथेलियल टिश्यूज़ की क्या होती है, यहाँ पर ग्रोथ होने लग जाती है, जिसके कारण वुंड हील होने लग जाता है। इट इज़ ए फेज ऑफ रीबिल्डिंग ऑफ न्यू टिश्यूज मेड अप ऑफ कोलेजन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इस फेज में क्या होता है कि जो नए नए जो टिश्यू बनते हैं, नए नए टिश्यूज़ का रीबिल्डिंग होता है, और नए नए जो टिश्यू होते हैं वो कोलेजन के बने हुए होते हैं, कुछ अदर मैट्रिक्स के भी बने हुए होते हैं। तो कुल मिला के इस फेज में क्या होता है, नए नए टिश्यूज़ का रिबिल्डिंग होता है, नए नए टिश्यूज़ बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यूज़। तो अब एपिथेलियलाइजेशन के बाद क्या होता है, यहाँ पर ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ भी फॉर्मेशन होती है, जो कि हमें कैसे दिखाई देते हैं, पिंक टू रेड मॉइस्ट टिश्यू। ओके, ग्रेनुलेशन होता है, और ग्रेनुलेशन से पहले क्या होता है, यहाँ पर एपिथेलियलाइजेशन होता है। जैसे एपिथेलियलाइजेशन होगा वैसे ही क्या होगा, ग्रेनुलेशन होता है टिश्यूज़ का। ओके, माइग्रेशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स अक्रॉस वुंड सरफेस, जो भी वुंड सरफेस था, ओके, जो भी वुंड सरफेस था, अब यहाँ पर क्या होता है, एपिथेलियल सेल्स का माइग्रेशन होने लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वुंड हील होता है। न्यू नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इज कंस्ट्रक्टेड फॉर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रेनुलेशन टिश्यूज। ग्रेनुलेशन टिश्यूज, ओके, ग्रेनुलेशन टिश्यूज को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करने के लिए भाई कुछ पाथवे की ज़रूरत होती है। पाथवे कौन होता है यहाँ पर, जो इन ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्लड वेसल्स की भी फॉर्मेशन होने लग जाती है, ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क बनने लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है सफिशिएंट अमाउंट में। नेक्स्ट, फोर्थ स्टेज दैट इज मैचुरेशन फेज। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डायग्राम, मैचुरेशन फेज को हम रिमॉडलिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर रिमॉडलिंग फेज में आप देख पा रहे हैं जो इंजर्ड साइट है, वुंड क्या हो चुका है, हील हो चुका है। अब वुंड हील हो चुका है तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, अपर सरफेस को जब हम देखते हैं तो वो कैसी दिखाई देती है, फ्रेशली हील एपिडर्मिस। ये फ्रेशली हील है एपिडर्मिस। उसके बाद जस्ट नीचे की तरफ जहाँ तक इंजरी थी वो हमें कैसी दिखाई दे रही है, फ्रेशली हील डर्मिस, यानी कि एपिडर्मिस और डर्मिस के अंदर क्या हो चुका है, अब हील हो चुका है, सेल्स की रिमॉडलिंग हो चुकी है, सेल्स मैच्योर हो चुकी है। इस फेज को हम रिमॉडलिंग स्टेज के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रेंथनिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोलेजन अकर्स। तो इस फेज में क्या होता है, जो भी कोलेजन होते हैं, जो भी नए नए टिश्यूज़ होते हैं, ओके, जो भी नए नए फाइबर्स होते हैं, उनको क्या होता है, यहाँ पर स्ट्रेंथ मिल जाती है। ओके, नए नए टिश्यूज़, फिब्रिन्स, फाइबर्स क्या होते हैं, यहाँ पर उनका रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, रिमॉडलिंग ऑफ कोलेजन। स्कार थिकनेस रिड्यूस एंड मेक द एरिया स्ट्रोंगर। अब यहाँ पर क्या होता है, जो इंजर्ड एरिया है उस एरिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पर अब क्या होता है, जो स्कार की जो थिकनेस है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी। ओके, उसके बाद क्या होता है, जो एरिया है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यानी कि जो इंजर्ड साइट थी
ओके, ये क्या है, इंजर्ड साइट है। तो यहाँ पर क्या होता है, स्कार टिश्यू बनने लग जाता है, यानी कि हार्ड डेड टिश्यूज की फॉर्मेशन होती है, ताकि यहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन अंदर एंटर ना कर सके। ओके, फिर उसमें क्या होता है कि जो स्कार है वो धीरे धीरे, जो स्कार की जो थिकनेस है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो कम इसलिए होती है ताकि वो जो एरिया था वो क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। द प्रोसेस टेक्स मंथ्स टू ईयर। ये जो प्रोसेस है, मैचुरेशन फेज जो है, इसका ड्यूरेशन होती है, ये टाइम लेने वाली स्टेज है, जो कि महीनों से लेकर सालों तक चलने वाली फेज है। इट टेक्स 2 to 3 weeks टू रिगेन 50% ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि 50% जो ये स्टेज है, स्ट्रेंथ को रिगेन करने में टाइम लेती है, 2 से 3 सप्ताह का टाइम लेती है। Only 70 to 75% of its original strength will be regained at the end of wound healing process। बाकी जो 70 to 75% जो स्ट्रेंथ को जो रिगेन करती है ये प्रोसेस, ये फेज, वो कब करती है, इस वुंड हीलिंग प्रोसेस के लास्ट स्टेज तक क्या होता है, 70 to 75% अपनी स्ट्रेंथ को एक्वायर कर लेती है, रिगेन कर लेती है। तो ये थी अपनी वुंड हीलिंग की स्टेजेस। क्या थी, वुंड हीलिंग की स्टेजेस। तो वुंड हीलिंग की हमने 4 स्टेज पढ़ी। आई होप आपको ये 4 स्टेज बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी।